तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी पता है, जो इतिहास का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे लोग। उसमें हम लोग कल के वीडियो में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाएगा, तो आज की वीडियो में हम लोग को हर्षवर्धन के बारे में डिटेल समझना। अब हर्षवर्धन है कौन, किस वंश से है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले क्लास में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, सबसे पहला क्या काम बनता है, वो प्रीवियस क्लासेस यानी कि शुरू से क्लास को देखते ही, ताकि अच्छे से समझ आ सके। मैं हर एक क्लास में, प्रत्येक क्लास में ये बार बार बोलता हूँ कि इतिहास जो है क्या है, कहानी की तरह है। अगर आप शुरू से कहानी सुनते आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से इतिहास समझ आएगा, वरना आप लाख बुक पढ़ लीजिए, समझ कभी नहीं आता है। ठीक है, बार बार आप पढ़ोगे, बुक शुरू से पढ़ते जाते हो, लास्ट तक जाते हो और पीछे से भूलते जाता है आदमी, हमेशा ऐसे ही भूल जाओगे। लेकिन अगर इतिहास को कहानी की तरह याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो पिछला क्लास में मैंने क्या क्या बताया था, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगा, जब आप शुरू से क्लास देखते आ रहे हैं तब पता चलेगा। तो जितने भी पुराने बच्चे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। और जो नए बच्चे हैं, अगर वीडियो आपको समझ आ रहा है, बेहतर लग रहा है, कहानी की तरह अगर स्पष्ट रूप से इतिहास आपके दिमाग में लोड हो रहा है, तो सबसे पहले क्या काम बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में। देखो, थोड़ा सा बता देते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम ही था पुष्यभूति। ठीक है, उन्हें वही इसकी स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद इसका अगला शासक जो आता है उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 गो बच्चा, 2 गो बेटा, 1 गो बेटी। 2 गो बेटा का क्या नाम था, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और बेटी का नाम राजश्री। राजश्री की शादी होता है कन्नौज के राजा से, उसके बाद वहाँ के उसको मार दिया जाता है। फिर वो सारी कहानी मैं कल की वीडियो में डिटेल में समझा चुका था। लास्ट में जो बचा था, कौन बचा था, हर्षवर्धन बचा था। और अपनी राजश्री की जो अपनी उसकी बहन थी, जो बहन का जो क्षेत्र था यानी कन्नौज जो क्षेत्र था, वहां पे क्या करता है, हर्षवर्धन रहने लगता है, अपने बहन को शासक बनाता है, शासिका मतलब बनाता है, और खुद क्या करता है, अपनी बहन का संरक्षक बनकर वो उस क्षेत्र में शासन करता है। यानी कि अपनी बहन का जो क्षेत्र है उसको हड़पता नहीं है। ये मैं बातें कल की वीडियो में भी बता चुका था। ठीक है, कि हर्षवर्धन जो है उसका चरित्र या वो सही आदमी था, अच्छा विचार था और पढ़ा लिखा था। मैं बोला था कल की वीडियो में कि वो बहुत ज्यादा साहित्य प्रेमी था, बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज थी। तो जो हर्षवर्धन जो था ना, वो क्या था, साहित्य प्रेमी था। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना कि साहित्य प्रेमी किसे कहता है, तो हर्षवर्धन कहता है। उसने 3 बुक लिखा, उस तीनों बुक का नाम क्या है, क्या नाम है, नागानंद रत्नावली, नागारंग रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन कौन सा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसका लिखा हुआ बुक है, तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई 3 बुक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। याद रखना, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, और उसके दरबार में एक कवि था, उस कवि का नाम था वान भट्ट। देखो, ये सारी चीजें बताना क्यों जरूरी रहता है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि वान भट्ट जो है किसके राज दरबार में था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा कवि था, तो वान भट्ट था। वान भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखा, तो 2 तरह का पुस्तक लिखा, एक तो हर्षचरित्र, दूसरा कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने लिखा है, तो वान भट्ट ने लिखा। वान भट्ट है कौन, एक दरबारी कवि है। किसके दरबारी कवि है, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि। समझिए, समझिए, ये समझना बहुत जरूरी। देखो, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन रहता है कि वान भट्ट कौन है, तो कवि है, किसके दरबार में था, तो हर्षवर्धन के दरबार में। कौन कौन सा बुक लिखा, तो हर्षचरित्र और कौन सा, कादम्बरी बुक लिखा। ठीक है, और ये हर्षवर्धन खुद एक साहित्य प्रेमी है। ये कौन कौन से लिख रहे हैं, नागानंद, उसके बाद प्रियदर्शिका, उसके बाद से रत्नावली। 3 है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, 3 बुक है। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे तो मथुरा में सूती वस्त्र केंद्र था। देखो, ये भी क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि मथुरा में सूती वस्त्र केंद्र किसके समकालीन था या किसके शासनकाल में था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा में सूती वस्त्रों का केंद्र था। क्या था, मथुरा में सूती वस्त्रों का केंद्र था। उसके बाद देखेंगे तो चेर जो राजा थे, चेर राजा और डाकुओं का वर्चस्व ज्यादा था। क्या था, चेर राजा और डाकुओं का वर्चस्व ज्यादा था। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब ये चेर राजा कौन है, बहुत सारे बच्चे तो अगर जानते नहीं होंगे कि चेर राजा के बारे में, तो इसके बाद जब हम लोग दक्षिण भारत में इंटर करेंगे लोग, उसमें चेर के बारे में, पांड के बारे में, चोल के बारे में, इन सब राजाओं के बारे में अच्छे से समझेंगे। चेर जो था केरला क्षेत्र का है, तो वो सब दक्षिण भारत में जब इंटर किया जाएगा ना, यानी से यहाँ से हम लोग का उत्तर भारत अब खत्म हो रहा है, अब हम लोग धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ झलक मिल रही है चेर राजाओं की। ये चेर राजा कहाँ है, दक्षिण भारत के। इसको अब पढ़ा जाएगा, उत्तर भारत खत्म हो जाएगा, दक्षिण भारत थोड़ा सा है, उसको 2-4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग को प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया जाएगा आपका कि कहाँ तक आपको प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ तक आपको नॉलेज हो गया। और किसी भी तरह का दिक्कत है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो क्या बताऊं मैं, यहाँ पे मथुरा में सूती वस्त्र केंद्र था। उसके बाद क्या था, चेर राजाओं का वर्चस्व था, डाकुओं का वर्चस्व था। किसके शासनकाल में? ये सारे चीज बता रहा मैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आ रहा है। कौन सा चीनी यात्री है? ह्वेंसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेंसांग। क्या है? हर्षवर्धन ह्वेंसांग। किसके कब आ रहा है? 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में आ रहा है। कौन आ रहा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेंसांग नामक एक चीनी यात्री आ रहा है। ये चीनी यात्री जो था ना, ह्वेंसांग, बहुत ही विद्वान था, बहुत ही विद्वान था। उसके बाद बहुत ज्यादा नॉलेज था। वो क्या हुआ था ना, पहले आया कि हर्षवर्धन के दरबार में आया और यहाँ पे रह के घूमने लगा। और जो नालंदा विश्वविद्यालय, किसने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और एक और चीज बताना है कि इससे पहले एक और चीनी यात्री आया था, फाहयान। किसके दरबार में आया था और किसके शासनकाल में आया था? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये हर एक एग्जाम पूछता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब हमेशा रिपीट करते रहता है, हर एक एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कि फाहयान जो है किसके दरबार में आया, या आपको क्या बोलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ना, उसी में ये क्या किया, ह्वेंसांग जो है शिक्षा ग्रहण करने आया, मतलब एज ए स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आया। और पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज जब उसकी हो गई उसको, तो बाद में उसी नालंदा विश्वविद्यालय का टीचर भी बन गया। कौन बन गया? ये ह्वेंसांग बन गया। ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यात्रा करता था, घूमते रहता था, तो इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, नीति का पंडित कहते हैं, क्योंकि ये इसकी जो नीति थी ना, बहुत ही जबरदस्त थी, मतलब नियम कानून बेस्ट रखता था अपने आप का। ठीक है, तो नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, शाक मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको शाक मुनि भी कहा गया है। शाक मुनि किसे कहा गया? ह्वेंसांग को कहा गया शाक मुनि, यात्रियों का राजकुमार, या उसके बाद से नीति का पंडित। ये सब ह्वेंसांग के बारे में बता रहे हैं, हर्षवर्धन के बारे में नहीं। ह्वेंसांग कौन है? तो चीनी यात्री है, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए, वो एक स्टूडेंट रहा, उसके बाद टीचर बन गया। ये ह्वेंसांग की कहानी खत्म हो गई। 629 ईस्वी में क्या हो रहा है, भारत में आया था ह्वेंसांग घूमने के लिए। ठीक है, समझिए। अब समझेंगे, फिर से हर्षवर्धन के बारे में आएंगे। हर्षवर्धन जो था, धर्म से देखेंगे तो हिंदू धर्म का था, लेकिन महायान से बहुत ज्यादा प्रभावित था। महायान क्या था? बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है, जो बता चुका हूँ, हीनयान और महायान। फिर बाद में बर्जयान आ गया और शून्यवाद बाद में आ गया। ठीक, तो महायान शाखा से वही ह्वेंसांग जो है ना, महायान शाखा को फॉलो करता था ज़्यादा, इसी से काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, तो क्या हुआ कि महायान शाखा से प्रभावित होकर जो हर्षवर्धन था, वो क्या किया, बहुत बड़ी बौद्ध सम्मेलन कराया। क्या कराया? बहुत बड़ी बौद्ध सम्मेलन कराया। जो बौद्ध सम्मेलन को बहुत बड़ी क्या कराया, बौद्ध सम्मेलन कराया। क्या कराया? बहुत बड़ी बौद्ध सम्मेलन करा रहा है। कौन करा रहा है बौद्ध सम्मेलन? हर्षवर्धन जो है महायान शाखा से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसीलिए बहुत बड़ी बौद्ध सम्मेलन करा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी बौद्ध सम्मेलन थी कि उसको 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जा सकता है। लेकिन अब देखो, ये 5वीं बौद्ध संगीति अगर कहा जा सकता है, ये दे दिया है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि 5वीं बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम लोग ज्यादातर बच्चे तो 4 बौद्ध संगीति पढ़े हैं, तो क्या करो, 4 बौद्ध संगीति हुआ था, 5वां कहाँ से हुआ था? तो 5वां किया था हर्षवर्धन ने, यानी कि बहुत बड़ी बौद्ध सम्मेलन किया, उसी को कहा दिया गया कि ये 5वीं बौद्ध संगीति, इसको माना जा सकता है कि इतनी बड़ी सम्मेलन जो हुई है। तो किसने किया था बौद्ध संगीति, बौद्ध सम्मेलन, बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध सम्मेलन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। और कहाँ किया था? तो कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज का ही शासक था। ठीक है, याद रखना, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे कि 5वीं बौद्ध संगीति किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने किया था। और कहाँ किया था? तो कन्नौज, अपने क्षेत्र कन्नौज में किया था। ठीक है, समझ आया कि समझ आया? ठीक है, तो वो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ह्वेंसांग कर रहा था, क्योंकि ह्वेंसांग से काफी ज्यादा प्रभावित था। कौन था? हर्षवर्धन प्रभावित था। ठीक है, समझ आया कि समझ आया? ठीक है, 5वीं बौद्ध संगीति जिसको कहा जाता है। अब ये जो था उत्तर भारत के, जो हर्षवर्धन था ना, वो बहुत ज्यादा प्रतापी शासक था। कहने का मतलब क्या है कि बहुत क्षेत्रों को अपने अपने क्षेत्र में मिला रहा था, बहुत सारे जगहों को जीत रहा था। वही उसी तरह क्या किया, उसी जीतने के चक्कर में क्या किया, वो उत्तर भारत के सारे क्षेत्रों को जीत गया था। बस एक क्षेत्र छूट गया, तो उसे कश्मीर, यानी कश्मीर पर वो क्या किया था, कब्जा नहीं कर पाया था। अब जब उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, तो इसका मन बढ़ गया था। अभी गया दक्षिण भारत की तरफ में। कहाँ गया? दक्षिण भारत की तरफ में जीतने के लिए गया। ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा। अब देखो, दक्षिण भारत की जब ये ज्योग्राफी के जो पढ़ाएंगे, तो उसमें बताते हैं, उसमें बताए हैं कि जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, छोड़ दो, उत्तर भारत छोड़ दो, ये दक्षिण भारत का। ठीक है, ये जो दक्षिण भारत का हम लोग का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का, अगर जो बच्चे अगर मैप से देख को पता होगा, जिसको मैप को पता होगा, यहाँ पे है कौन से, विंध्याचल पर्वत, उसके बाद यहाँ पे सतपुड़ा, उसके बाद से यहाँ पे अजंता। यहाँ पे नदी निकलती है, कौन सी नदी? ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी। कौन निकलती है? नर्मदा नदी। यहाँ पे क्या, कौन सी नदी है? ये है नर्मदा, नर्मदा नदी, यही है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है। तो क्या हुआ ना कि हर्षवर्धन जो है
अब दक्षिण भारत की तरफ घूमने गया कि अब दक्षिण भारत पर भी कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? दक्षिण भारत पर भी कब्जा करने गया। दक्षिण भारत पर कब्जा करने का मूड से आया और नर्मदा नदी पर रुक गया। नर्मदा नदी पर रुक गया। क्यों रुक गया? तो वहां पे खड़ा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ खड़ा था? नर्मदा नदी के पास पे खड़ा था कि आओ हमारा एरिया में आएगा, आओ लड़ लो, आओ मुझसे लड़ लो, मुझसे लड़ लो, उसके बाद से मेरे एरिया में जाना। कौन था? चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि फिर दक्षिण भारत में जब आएंगे लोग तो फिर से ये नाम आएगा, फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से दिमाग में रखें कि चालुक्य वंश का शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ पे खड़ा है? नर्मदा नदी के पास। रोक लेता है किसको? हर्षवर्धन को रोक लेता है और हर्षवर्धन के साथ संघर्ष करता है, लड़ता है, युद्ध करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? हर्षवर्धन की हार हो जाती है। सॉरी, हर्षवर्धन था, परकल बिलैया था, बार बार उत्तर भारत को तो जीत ही लिया था, एगो कश्मीर क्षेत्र छूट गया था। अब दक्षिण भारत में भी गया था जीतने के लिए कि अब दक्षिणों भारत को जीत लेंगे, पूरा स्वराज अखंड भारत हमारे अंडर में आ जाएगा। ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, तो वो जीतने के चक्कर में क्या हुआ? जीतने के चक्कर में? जीतने के चक्कर में वो गया दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में जाकर हार गया। क्या हुआ? दक्षिण भारत में जाके हार गया। किससे हार गया? पुलकेशिन द्वितीय से हार जा रहा। पुलकेशिन द्वितीय है कौन? पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का शासक है, उसे हार देता है यहीं पे। देखो ये मैप से इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो आपको नर्मदा नदी याद रहेगा, दूसरी की आपको दक्षिण भारत भी याद रहेगा कि ये लगभग लगभग दक्षिण भारत की तरफ से, दक्षिण भारत की तरफ में ये सारी चीजें घटनाएं हो रही है। अब जब हम लोग चोर चेल पांड के बारे में बताएंगे तो उसने एकदम मैप से बताएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम दिमाग में टक से लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम लोड हो जाएगा। ठीक है, समझ आए? समझ आए? तो दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के पास में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से क्या हो जाता है? हार जाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से पता चली? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, ऐहोर अभिलेख एक लिखवाया। अब अभिलेख क्या है? ये चीजें मैं बार बार बता चुका हूं। मतलब कोई भी कुछ घटना है उसको पत्थर पे लिखवा दो, उसी को बोलते हैं अभिलेख। जैसे रोड वोड बनता है, बंदी लिखा रहता है फलना ढकना मंत्री जी और फलना ढकना मुखिया जी मिलकर रोड बनवाए हैं, वही चीज है। ठीक है, तो वही क्या किया पुलकेशिन द्वितीय जो है ऐहोर अभिलेख पर लिखवाया कि नर्मदा नदी के पास आया कौन? हर्षवर्धन द्वितीय। हमारा दक्षिण भारत में घुसने के लिए हम उसको पीट पाट के भगा दिए। मतलब जैसे भी लिखा हो उसी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख है? ऐहोर अभिलेख। ऐहोर अभिलेख में क्या किया है? हर्षवर्धन की हार की चर्चा उसमें की गई है। और किसकी जीत की चर्चा हुई है? तो पुलकेशिन द्वितीय की जीत की चर्चा हुई है। अब हर्षवर्धन की क्या हो रही है? मृत्यु हो जा रही है 647 ईस्वी में। कब हो जा रही है? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जा रही है। जब हर्षवर्धन मरता है ना, तो उत्तर भारत में उस समय कोई उसके अलावा योग्य शासक नहीं था, कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं कि हर्षवर्धन जो था उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुका था, सबसे बड़ा शासक वही था। अब जब वो मर जाता है ना, तो उत्तर भारत में कोई बड़ा शासक था ही नहीं। इस तरह क्या हुआ कि हर्षवर्धन का तो पुष्पभीति या वर्धन वंश तो समाप्त हो ही रहा था, और साथ साथ में उत्तर भारत में कोई भी योग्य शासक नहीं होने के कारण ऐसा माना जाता है कि वो एक तरह से उस युग को राजनीतिक शून्य या सन्नाटा कहा गया। क्या कहा गया? राजनीतिक शून्य या सन्नाटा की स्थिति पैदा होगी, यानी कि उस उत्तर भारत में किसी भी तरह का राजनीतिक हलचल नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई योग्य शासक था ही नहीं, कोई प्रतापी शासक था ही नहीं कि एक दूसरे से लड़े, चाहे कुछ अपने साम्राज्य को बढ़ाए, कुछ भी करे। समझिए, तो उस काल को इतिहासकारों ने युग परिवर्तन का काल कहा है। क्या कहा है? युग परिवर्तन का काल कहा है उस काल को। उस काल के इतिहासकारों ने क्यों कहा है युग परिवर्तन काल? क्योंकि उस समय हर्षवर्धन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं था जो उसी राजतंत्र को आगे बढ़ाते चले, उसी प्रजा प्रचलन को उसी तरह आगे बढ़ाते चले। यानी कि एक ऐसा समय आया जहां से पूरी तरह से चेंजिंग आने वाली थी। इसीलिए इतिहासकारों ने क्या कहा? उस युग को युग परिवर्तन काल कहा। उस समय को, किसके समय को? हर्षवर्धन के मरने के बाद। समझ आए? अब जब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से उत्तर भारत के क्या हुआ? उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति जो है शांत हो गई, ठप हो गई, ये मतलब शून्य हो गया, सन्नाटा छा गया। अब जो है हलचल है दक्षिण भारत की तरफ में। अभी बताया हलचल कहाँ कहाँ? हम लोग चेर मिल गया लो, चालुक्य वंश मिल गया लो, चेर है, चालुक्य है, पांड है, उसके बाद से चोल है, चोल वंश है, उसके बाद से राष्ट्रकूट है, बहुत सारे वंश है। उन सारे वंशों के बारे में, उसके बाद से पल्लव वंश है, बहुत सारे वंश मिलेंगे दक्षिण भारत के, 8-10 वंश मिल जाएंगे ऑलमोस्ट आपको। उस सारे वंशों के बारे में निपटा लिया जाएगा, धीरे धीरे कर आराम आराम से पढ़ा जाएगा कि बेहतर तरीका से समझ आ सके। यानी कि अब हम लोग कहाँ घुसना है? अब हम लोग को घुसना है दक्षिण भारत की तरफ में। उत्तर भारत की जितनी भी कहानियां शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, यानी कि हसीन मशूक शाह से बताते आ रहा हूँ, अगर उसमें किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दक्षिण भारत में एंटर करेंगे लोग। अब हम लोग उत्तर भारत में पढ़ चुके लोग, अब हम लोग चलेंगे लोग दक्षिण भारत की तरफ में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।